अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। ये आवाज है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की। 9 जून 1964 के दिन जब पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उनके 5 फीट 2 इंच कद और पतले आवाज का खूब मजाक उड़ाया और भारत को कमजोर मानते हुए 1965 में युद्ध छेड़ दिया। उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कोई बड़ा कदम ले ही नहीं पाएंगे, लेकिन शास्त्री जी ने भारतीय सेना के जवानों से कहा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर भारत की तरफ से जो पलटवार हुआ उसे पूरी दुनिया देखती रह गई। हमारे जवान सीधा लाहौर की दहलीज तक पहुंच गए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, जिसके महज 4 दिन बाद आई 6 सितंबर 1965 की वो ऐतिहासिक तारीख जब दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पंडित शास्त्री ने ऐसा भाषण दिया कि पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा, हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। अपने इस ऐतिहासिक भाषण में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने वो नारा भी दिया जो आज भी भारत के इतिहास का हिस्सा है, जय जवान जय किसान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक आवाज पर पूरे देश ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था? मगर क्यों? और अचानक मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? क्या उनकी हत्या की साजिश की गई थी? जानेंगे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियां जिन्हें इतिहास भूल चुका है। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान का नारा जरूर लगा दीजिए। 1904 में वाराणसी के मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे बिना जूते चप्पल के पैदल स्कूल जाया करते थे, लेकिन उनमें पढ़ाई और देश प्रेम का जुनून कभी कम नहीं हुआ। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने का फैसला किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए, नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और कुल मिलाकर आजादी की लड़ाई में कई बार कैद हुए। इसी तरह पहले स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद राष्ट्र निर्माण के अलग अलग मोर्चों पर काम करते हुए 1960 का दशक आते आते उनका शरीर जर्जर हो चुका था। लेकिन वो तो एक गांधीवादी थे और गांधीवाद शरीर से कई अधिक महत्व उस शरीर में छिपी आत्मा को देता है। और शास्त्री जी की आत्मा इतनी पवित्र थी कि वो हमेशा शांत रहते और उनकी इसी शांति को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कमजोरी मान लिया था, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा और अपने ही युद्ध में वो जलील हो गए। लेकिन कहानी के इस हिस्से तक पहुंचने से पहले हम शास्त्री जी के जीवन को बारीकी से देखते हैं। भारत को आजादी के बाद पंडित नेहरू की कैबिनेट में शास्त्री जी को अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। इस दौरान वो रेल मंत्री भी रहे और जब एक रेल दुर्घटना में कई लोगों की जान गई तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। ये वही दौर था जब शास्त्री जी की ईमानदारी और जवाबदेही पूरे देश ने देखी। जब साल 1963 में वो किसी पद पर नहीं थे, इस्तीफा दे चुके थे और हालात ऐसे बन गए कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया, तभी उन्होंने अखबार और पत्रिकाओं में लेख लिखना शुरू किया। उन्हें हर लेख के 500 रुपए मिलते थे और उनके लेख द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा करते थे। जरा सोचिए, जो व्यक्ति आगे चलकर पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने वाला था, वो कभी अपने बच्चों का खर्च निकालने के लिए अखबारों में
लेख लिख रहा था। यही शास्त्री जी की असली ताकत थी, सादगी और ईमानदारी। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि गृह मंत्री रहते हुए अगर कोई अफसर उनके कमरे में आता, शास्त्री जी खुद उसे चाय परोसते, और जब वो लोग उन्हें ना कहते तो शास्त्री जी बोलते, ये मेरा कमरा है, इसलिए प्याली में चाय डालने का हक भी मेरा ही है। उनके सचिव रह चुके सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री या लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, कभी कभी वे बात करते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते थे और कमरे में चहलकदमी करते हुए हमसे बात करते थे। कभी कभी कमरे में अधिक रोशनी की जरूरत नहीं होती थी, शास्त्री अक्सर खुद जाकर बत्ती का स्विच ऑफ करते थे। उनको ये मंजूर नहीं था कि सार्वजनिक धन की किसी भी तरह बर्बादी हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री काफी अच्छे दोस्त थे और 27 मई 1964 के दिन जब 74 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से पीएम नेहरू का देहांत हुआ, तब एक तरफ शास्त्री जी काफी दुखी थे और दूसरी तरफ पूरे देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उस समय सबसे मजबूत दावेदार माने जाते थे इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। देसाई का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था, उनका प्रशासनिक अनुभव भी लाजवाब था और उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था कि वही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बहुत से नेता मानते थे कि मोरारजी की सख्त और हावी होने वाली शैली लोकतांत्रिक माहौल के लिए ठीक नहीं होगी। ऐसे में बीच का रास्ता खोजा गया और नजरें टिकी लाल बहादुर शास्त्री पर। शास्त्री जी ना तो सत्ता के लिए ललायत थे, ना ही उन्होंने कभी कुर्सी की राजनीति की थी। वे तो हमेशा संगठन और देशभक्ति में ही काम करते रहे। यही कारण था कि पार्टी के बड़े नेताओं को लगा कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो सबको साथ लेकर चलेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से लंबी चर्चाओं के बाद आखिरकार 9 जून 1964 को सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया। इस वक्त आप स्क्रीन पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाली उनकी दुर्लभ फुटेज देख रहे हैं। लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र को संभालना बिल्कुल आसान नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी को एक ऐसा हिंदुस्तान मिला जो 1962 की चीन से हार कर टूटा हुआ, भूख और गरीबी से जूझ रहा था। देशवासियों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। देश में गेहूं और चावल की भारी कमी थी, खेत में पैदावार घट रही थी और देश को पेट भरने के लिए अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ रहा था। उस दौर में अमेरिका की तरफ से जो गेहूं हमें भेजा जाता था वो PL 480 योजना के तहत आता था, लेकिन इसमें भी अपमान छिपा था, क्योंकि अमेरिका शर्तें लगाता था कि भारत को उनके मुताबिक फैसले लेने होंगे। कई बार हमें ऐसा महसूस कराया जाता था कि भारत आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि भीख मांग रहा है। अब यहाँ एक और बड़ी चुनौती थी, पड़ोसी देशों से तनाव। चीन के साथ 1962 की हार का दर्द अभी ताजा था और पाकिस्तान इस कमजोरी को देखकर भारत को और दबाने की फिराक में था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान मानते थे कि शास्त्री जी का छोटा कद और नरम आवाज उनकी कमजोरी है। उन्हें लगता था कि अगर हमला किया जाए तो शास्त्री जी कोई सख्त कदम नहीं उठा पाएंगे। इससे जुड़ा एक हैरान कर देने वाला किस्सा ये है कि जब शास्त्री जी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने काहिरा गए हुए थे और लौटते समय कुछ घंटों के लिए कराची में रुके, इस दौरान उन्होंने अयूब खान की मीटिंग की और अयूब शास्त्री को हवाई अड्डे छोड़ने आए तो उन्होंने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बात करने से कोई फायदा नहीं है। इन दो समस्याओं के अलावा भारत आर्थिक रूप से भी जूझ रहा था। उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में ठहराव था, महंगाई लगातार बढ़ रही थी और विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कमजोर था, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया और हजारों की संख्या में सैनिकों को कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए भेजा ताकि घाटी में बगावत भड़काकर उसे भारत से अलग किया जा सके। लेकिन भारतीय सेना और कश्मीरी जनता दोनों ने मिलकर इन घुसपैठियों को पकड़ लिया। पाकिस्तान की ये चाल बुरी तरह नाकाम हो गई। लेकिन अयूब खान ने हार न मानने के बजाय एक और बड़ी योजना बनाई जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इसके तहत पाकिस्तान की सेना ने 1 सितंबर 1965 को जम्मू के
अखनूर सेक्टर पर हमला किया। अखनूर वो जगह थी जिसे पाकिस्तान भारत की दुखती कमजोर नस कहता था। उनका मानना था कि अगर अखनूर पर कब्जा हो गया तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत से कट जाएगा और भारत हार मानने पर मजबूर हो जाएगा। इस हमले में पाकिस्तान ने अपने अमेरिकी हथियारों से लैस टैंक और तोपें झोंक दी थी। शुरुआती झड़प में भारत को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन जैसे ही शास्त्री जी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत सेना को आदेश दिया, अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रमण करो। फिर भारतीय सेना ने जो पलटवार किया उसने पाकिस्तान को हिला डाला। जी हाँ, हमारी सेना ने सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मोर्चा नहीं संभाला बल्कि पंजाब और राजस्थान से भी हमला बोला। भारतीय टैंक और भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़ते हुए लाहौर की तरफ पहुंच गए। इतिहासकार मानते हैं कि पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं था कि भारत इस तरह जवाबी हमला करेगा। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत सिर्फ सीमित युद्ध रखेगा, लेकिन शास्त्री जी ने रणनीति बदल दी और कहा दुश्मन जहां से हमला करे जवाब वहीं से नहीं देना बल्कि उसकी धरती तक जाकर देना है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की राजधानी लाहौर भारतीय तोपों की रेंज में आ गई। अगर युद्ध और लंबा चलता तो भारतीय सेना लाहौर पर कब्जा भी कर सकती थी, इसलिए पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे। इस बारे में कोई संदेह और शक नहीं रहना चाहिए। ये हमारी पक्की नीति है और इस पर दृढ़ता मजबूती के साथ अमल किया जाएगा। यहाँ हम आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा सुनाते हैं। तो जहां एक तरफ सरहद पर दुश्मनों से युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भूख से उस वक्त कृषि क्षेत्रों के हालात इतने खराब थे कि भारत को रोजाना अमेरिका से लाखों टन गेहूं मंगवाना पड़ता। कई बार तो जहाज से गेहूं तब मिलता जब हमारी गोदामें लगभग खाली हो चुकी होती। और 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री को धमकी दी कि अगर अपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। लेकिन PM शास्त्री एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से कहा, हम हफ्ते में एक वक्त भोजन नहीं करेंगे। उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति थोड़ी कम हो जाएगी। उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं। लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मां ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज हम शाम हमारा खाना ना बनाएं। मैं कल देशवासियों से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाए रह सकते हैं तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। और दोस्तों, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस वक्त अपने प्रधानमंत्री की अपील सुनकर देशवासियों ने वाकई एक वक्त खाना छोड़ दिया था, जिससे अमेरिकन सरकार की अकड़ निकल गई थी और भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानियों को खत्म करने का ध्यान कर दिया और युद्ध जीत लिया। इसी दौरान शास्त्री जी ने देश को 3 ऐतिहासिक नारे दिए। आप भी सुनिए। आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय किसान, जय हिंद। दोस्तों, साल 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद शांति समझौते के लिए 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक मीटिंग हुई। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन उसी रात ताशकंद से ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को शोक में डाल दिया। कहा गया कि आधी रात दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री जी की मौत हो गई। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। शास्त्री जी के परिवार का दावा था कि उनके शरीर पर नीले धब्बे थे, जैसे किसी ने उन्हें जहर दिया हो। सबसे हैरानी की बात, उनका पोस्टमार्टम कभी नहीं हुआ। अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अचानक मौत और जांच तक ठीक से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनकी मौत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आज भी दुनिया के सामने नहीं लाए गए। कहीं वाकई में किसी साजिश के तहत उनकी हत्या तो नहीं की गई थी? अगर हाँ, तो उसके पीछे किसका हाथ था? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे हम शास्त्री जी की अनसुनी अनकही कहानियों के अगले पार्ट में।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सादगी से भरा जीवन आपको कैसा लगा? और क्या शास्त्री जी का जीवन और लंबा होता तो भारत का भविष्य कुछ और ना होता? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए ताकि देश के उस महान प्रधानमंत्री की कहानी हर देशवासी तक पहुंचे जिन्हें हम भूल चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।